जो शब्द हम बोलकर नहीं बता सकते वो धुन बता देती है। एक ऐसी धुन जो मरने के बाद भी अपनी कहानी बताएगी। ये कहानी है संजय मेहता की, जो पेशे से एक बहुत बड़े पियानिस्ट हैं। एक रात जब वो अपने घर पर टीवी देख रहा था तो अचानक से ही उसके घर की घंटी बजती है। घंटी की आवाज़ सुनकर वो दरवाजे को खोलने जाता है। दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, पर दरवाजे पर उसके नाम का एक खत पड़ा है जिसे वो अपने साथ अपने घर ले जाता है। खत को खोलते ही वो देखता है कि उसमें एक सीडी है और एक खत भी जिसमें लिखा है, मैं वापस आ गई हूँ। इसके अलावा उस खत में और कुछ भी नहीं होता। संजय सीडी को चलाकर देखता है। वीडियो में एक लड़की पियानो बजा रही थी। उस धुन को सुनकर संजय को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने ये धुन पहले भी कहीं सुनी है, पर वो उस पर इतना गौर नहीं करता क्योंकि बड़ा पियानिस्ट होने के कारण उसे बहुत से लोग अपनी धुन सुनाते हैं और वो सोने चला जाता है। देर रात को एक धुन सुनकर उसकी नींद खुलती है। उस धुन की आवाज़ सुनकर संजय उसके पीछे पीछे जाता है। वो धुन की आवाज़ संजय के पियानो रूम से आ रही थी। डरते डरते जब वो उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है तो वो देखता है एक बहुत डरावना साया उसके पियानो के सामने बैठा था। उस डरावने साए को देखकर संजय बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर पीछे मुड़ते ही वो देखता है कि वही डरावना साया उसके सामने खड़ा है। फिर एकदम से ही उसकी नींद खुलती है। इस डरावने सपने को देखने के बाद संजय को कुछ याद आता है, जिसका पता लगाने के लिए वो अपने स्टडी रूम में जाता है। संजय पिछले साल के पियानो कंपटीशन के रिकॉर्ड्स को चेक करता है, जिससे उसे पता लगता है कि ये धुन एक संजना नाम की लड़की की थी जो फाइनल्स में हार गई थी। उस लड़की के बारे में सोचकर संजय को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि अगर वो लड़की जीत गई होती तो आज वो बहुत बड़ी पियानिस्ट होती। इससे पहले संजय कुछ और सोच पाता, उसे वही धुन दोबारा सुनाई देती है। संजय उस धुन को सुनकर अपने पियानो रूम तक पहुंचता है, जहां पर संजना उसके पियानो के सामने बैठी थी। संजय उसको देखकर बहुत डर जाता है और उससे माफ़ी मांगने लग जाता है, क्योंकि अगर संजय ने रिश्वत खाकर उसे हराया ना होता तो आज संजना जिंदा होती। अगली सुबह संजय की खुदकुशी की खबर आती है और पुलिस को एक खत भी मिलता है जिसमें संजय ने लिखा था कि उसे अपने किए का बहुत पछतावा है। किसी भी इंसान के जन्म से पहले उसकी मौत तय होती है। चाहे हम उससे जितना भी प्यार करते हों, वो हमें एक ना एक दिन छोड़कर चला ही जाता है। पर क्या होगा तब जब वही मरा हुआ इंसान वापस आ जाए। ये कहानी है सिया की, जो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। पर एक दिन उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसकी दादी मर जाती है। फ्यूनरल के दिन सभी लोग अपना शोक जताने आते हैं। सिया बहुत रो रही थी। सभी लोग उसे अपना दिलासा देते हैं, पर सिया फिर भी चुप नहीं करती। सभी लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी सिया उस कब्र के सामने से जाने के लिए नहीं उठती। वो वहाँ अकेली ही बैठी रहती है। वो अपने गम में इतनी डूब गई थी कि उसे रात के होने का भी पता नहीं लगता। दादी, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? जब सिया अपनी दादी की कब्र से बातें कर रही थी, तब उसे अचानक से एक आवाज़ आती है।
सिया। जब सिया पीछे मुड़कर देखती है तब वहाँ कोई भी नहीं होता, पर उसे अभी भी कोई पुकार रहा था। सिया। सिया उस आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे चलते ही सिया को एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उसे पुकार रहा था। सिया। जब तक सिया उस पेड़ तक पहुंचती है तब तक वो गायब हो चुका था, पर उसे ज़मीन पर एक अंगूठी गिरी हुई मिलती है। ये क्या? ये तो दादी की अंगूठी है, ये यहाँ कैसे आई? तभी उसे फिर से एक आवाज़ आती है। सिया, मेरे साथ चलो। उस डरावने साए को देखने के बाद वो ये तो समझ जाती है कि ये उसकी दादी नहीं हो सकती। सिया वहाँ से भागना शुरू कर देती है, पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो साया अभी भी उसका पीछा कर रहा है। सिया, मेरे साथ चल। दौड़ते दौड़ते सिया दादी की कब्र तक पहुँच जाती है और जाकर अपनी दादी की कब्र के सामने गिर जाती है। दादी, मुझे बचाओ, मुझे पता है वो बुरा साया आप नहीं हो सकती, मुझे बचाओ दादी, मुझे बचाओ। जब सिया पीछे मुड़कर देखती है तब वो साया उसके पीछे ही खड़ा था। तभी सिया की दादी की आत्मा आ जाती है। बेटा, तू यहाँ से चली जा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वो डरावना साया और दादी की आत्मा दोनों गायब हो जाते हैं। सिया ये सब देखकर बहुत रोने लग जाती है और अपनी दादी को याद करती है। आप सब अपने प्रियजनों का हाल जानने के लिए फ़ोन की घंटी का इंतज़ार तो ज़रूर करते होंगे, पर क्या होगा तब जब वही फ़ोन की घंटी आपकी ज़िंदगी की आखिरी घंटी बन जाए। ऐसा ही कुछ अमित के साथ हुआ था, तो आइए जानते हैं उसकी कहानी। अमित जो देर रात को अपने बिजनेस ट्रिप से अपने घर की ओर लौट रहा होता है। कितना सुनसान रास्ता है, मुझे तो यहाँ से रात को निकलना ही नहीं चाहिए था, पर प्राची को सरप्राइज़ भी तो देना था। एक तो ना ये रात को FM वालों को भी ऐसे ही गाने मिलते हैं लगाने के लिए। अरे यार, अब ये गाड़ी को क्या हो गया? अब इतने सुनसान रास्ते में मैं गैरेज कहाँ से ढूंढूं? अमित अपनी गाड़ी को खुद ठीक करने की कोशिश करता है, पर नाकामयाब होने के कारण अपने फ़ोन से किसी से मदद मांगने की सोचता है। सिग्नल भी नहीं है, अब करूं क्या मैं? आगे चल के देखता हूँ, क्या पता कोई मदद मिल जाए। सुनसान रास्ते पर आगे चलते चलते अमित को फिर एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है, जिसमें उसे दूर से कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है। और अमित अपने फ़ोन के सिग्नल को दोबारा से चेक करता है। अभी भी नो सिग्नल ही है। लगता है अब फोन बूथ से ही कॉल करनी पड़ेगी। जब अमित पीछे मुड़कर देखता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा होता, और फिर अमित फ़ोन बूथ के अंदर चला जाता है। फ़ोन की घंटी सुनकर अमित थोड़ा सा हैरान तो होता है, पर वो फिर भी फ़ोन उठा लेता है। हेलो अमित, अमित मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगी। अमित प्लीज मुझे बचा लो अमित। जो फ़ोन में चिल्ला रही होती है वो उसकी बीवी प्राची ही होती है। प्राची, प्राची क्या हुआ? कौन कौन मार देगी तुम्हें? प्राची, प्राची। अचानक से अमित को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जब अमित पीछे मुड़कर देखता है तो उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है।
प्राची, ये क्या? तुम मेरे सामने, तुम फोन में, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? खोलो, कोई दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो। और फिर एकदम से ही वो गायब हो जाती है और फिर अमित की सांस में सांस आती है। इस डरावने हादसे को देखने के बाद अमित जल्द से जल्द अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। पता नहीं प्राची कैसी होगी, क्या वो ठीक होगी भी कि नहीं। ये क्या, प्राची तो आराम से सो रही है। ये मेरे साथ हुआ क्या था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। वो फोन बूथ में और यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। इससे पहले अमित कुछ और सोच पाता, उसे फोन की घंटे की आवाज़ सुनाई देती है और फिर वो फ़ोन को उठाता है, जिससे सुनने के बाद उसके होश ही उड़ जाते हैं। अमित, अमित मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी, वो मुझे मार देगी, मैं फोन बूथ में फंस गई हूँ, अमित मुझे बचा लो। अगर ये प्राची है तो फिर जो कमरे में थी वो कौन है? और जैसे ही अमित कमरे में पहुंचता है तो और प्राची, जो शुरू से ही अपनी मम्मी के घर थी, जब वो अगली सुबह अपने घर लौटती है तो उसे अपने पति की लाश मिलती है। ये कहानी है नमन की, जिसका ट्रांसफ़र एक छोटे से शहर रामापुर में हुआ था और घर पहुंचते ही उसका पड़ोसी उससे मिलने आता है। हेलो, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है। चलिए फिर आप आराम कीजिए। अरे हाँ, आपको एक बात बतानी तो मैं भूल ही गया। आप रात को 12 बजे यहाँ से बाहर मत निकलना। क्यों, 12 बजे क्या होता है? 12 बजे यहाँ से एक भूतिया बारात जाती है जो कुंवारे लोगों को अपने साथ ले जाती है, इसलिए आप मत बाहर निकलना। अच्छा ठीक है, मैं याद रखूँगा। हाँ, कैसी दकियानूसी बातों पे विश्वास करते हैं ये लोग। चलो आज तो मैं भी देखता हूँ कि 12 बजे कौन सी भूतिया बारात निकलती है यहाँ से। और फिर 12 बजते ही नमन खिड़की पर खड़कर उस भूतिया बारात का इंतज़ार करता है और उसे एक बारात की आवाज़ आती है, जिसके पीछे वो चला जाता है। लगता है ये है इनकी भूतिया बारात। चलो मैं भी तो जाकर देखूं कि आखिर ये भूतिया बारात जाती कहाँ है। और फिर नमन उस भूतिया बारात के पीछे पीछे चल पड़ता है और जैसे ही बारात मंडप तक पहुंच जाती है, तब नमन सोचता है कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा है, लगता है वो मुझे पागल बना रहा होगा। मुझे पागल बनाएगा। और जैसे ही नमन वापस जाने के लिए अपना मुंह पीछे करता है तो ये क्या, ये तुम सब कंकाल कैसे बन गए? ये सहरा बहन। और फिर एक कंकाल उसके हाथ में जबरदस्ती सहरा थमा देता है और फिर वो भूतिया लोग शादी को शुरू कर देते हैं। शादी के फेरे के समय नमन रोते रोते कहता है, मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे जाने दो, मुझे नहीं करनी है शादी। और फिर नमन उस सहरे को आग में फेंक देता है। सहरे को आग में फेंकते ही वो सब भूतिया लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और नमन बेहोश हो जाता है। और अगली ही सुबह लोगों को नमन जंगल में बेहोश मिलता है। नमन इस सदमे से कभी भी बाहर नहीं आ पाता।